देखें बेटे जी, दरअसल जो रीवैल्यूएशन सरप्लस की अकाउंटिंग है वो टॉपिक है IAS 16 का। ठीक है, अब ये तवज्जो से आप रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉन्सेप्ट को भरपूर समझेंगे। इस वक्त समझ लें कि मैं मेनली आज डिस्कस करने जा रहा हूं रीवैल्यूएशन सरप्लस का टॉपिक और उसकी एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। और ये मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए कि आपका IAS 16 में भी ये बात कवर हो जाए, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, क्योंकि इसके फौरन बाद हमने वो वाला टॉपिक शुरू करना है। बेटे जान, कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्या है? आप लोगों को एक ये बात IAS 16 में बताई जाती है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि आपके फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, एक इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं ना, IAS 38 में इंटेंजिबल एसेट्स हम डिस्कस करते हैं। ये फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनके बारे में कहा जाता है इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पर होती है। ठीक है बेटे जी, इनिशियल अच्छा, अब मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, IAS 16 की बातें कर रहा हूं क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। ठीक है, और दूसरी एक और बात, प्लीज मेरे बच्चे बन के चैप्टर का नंबर याद नहीं करना कि सर हम फलाना चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पढ़ा, सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी बुक का कौन सा चैप्टर है, इतना अर्सा हो गया पढ़ाते हुए, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। आई डोंट नो आपकी बुक में चैप्टर नंबर कौन सा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किताब का चैप्टर नंबर नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए है वो ये है कि ये जो बात कर रहे हैं हमारे IFRS में कहां पर लिखी हुई है और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर जाती है, तो मुझे बताएं। अच्छा, मेरे कोई लफ्ज भी गैर जरूरी नहीं होंगे, इसलिए ये ना कहना पता नहीं सर टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं तो काम ना करो। मुझे जरा बताएं कितने कंपोनेंट्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? 5। अच्छा, जिसको नहीं पता वो अब सुने कौन कौन से 5 हैं कंपोनेंट्स। अब ये हुआ, अब हुआ ये शैतान ज़हन में आ गया और आपने 5 नंबर का सवाल यूज कर दिया, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखा है कि सर ने जब कंपोनेंट कहा तो एसेट लायबिलिटी ओनर इक्विटी हमने बोल दिया, हम तो लिखा है ये एलिमेंट्स। आप 5 नंबर एग्जाम में जाया कर रहे हैं। और हालांकि हमेशा जब भी आपको पढ़ाता हूँ ये बात बोलता हूँ कि इन दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसके ऊपर तवज्जो धरो। बेटे का एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ठीक वाली बात को ध्यान रखो। कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कौन से हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब आपको पता है कि 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कंपोनेंट्स कौन से हैं। एग्जाम में तो 5 नंबर उड़ा दिया आपने। अगर उसने आपको कहा कि डिस्क्राइब 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप अगर वहां पे 5 एसेट्स लायबिलिटी ओनर इक्विटी इनकम एक्सपेंस लिख कर आओगे तो वो 0 नंबर देगा। हालांकि आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको स्ट्राइक नहीं किया, इसलिए कि आपने तवज्जो से नहीं पढ़ा था। ओके बेटे जान, अब दोबारा से मेरी बात सुन लीजिए। हमने, चलो मैं अब एक और बात करने जा रहा हूं
मेरी ये बात बहुत तवज्जो से सुनना होगा। कितनी गिनती लिखी है? 12 तक। 2 क्या कहना चाह रहा हूं? डेबिट एंड क्रेडिट 2 बुनियादी सुर हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज के, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ये अगले 5 सुर हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज के। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पूरा आप सीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको सीए भी हमने पढ़ना है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं आजकल। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़नी है अभी। नोट्स जिसमें हम डिस्क्लोजर्स लिखते हैं। बेटे जान, इनको अल्फाबेट्स क्या लें? ऑफ डेबिट ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स हैं और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं। ये जो इतनी सी बात मैंने लिखी है, 5 नंबर का सवाल है बेटा, और इतनी सी बात आपकी पूरी अकाउंटिंग है। मुकम्मल अकाउंटिंग है। इन 12 चीजों में, जिस तरह वो मैंने सुर का लफ्ज क्यों बोला इसके लिए, बहुत संजीदगी से मेरी बात को लीजिएगा बेटे जान। मौसीकी के 7 सुर हैं, उन 7 सुरों में मौसीकी है, 8वां कोई सुर नहीं है। आपने अक्सर ये कवालों को खासतौर पे सारे गामा पाधानी को तोड़ तोड़ के सागा मागा रे गा पा मागा रे, ठीक है, वो उसके सारे राग इस तरीके से बनते हैं इन 7 सुरों में। तो इन 12 सुरों में पूरी अकाउंटिंग है। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अब आप लोगों को करना क्या है? अब ये बात मेरी दोबारा से तवज्जो से सुनिएगा। आपने जो भी पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी पढ़ा आईएफआरएस सिंपल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सिंपल में, वो आईएफआरएस आपको बताता है कि रिकग्नाइज क्या करना है। रिकग्निशन का मतलब डेबिट या क्रेडिट किसको करना है। आगे डेबिट क्रेडिट वो आपको बताता है कि इसको जब रिकग्नाइज करना है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी आइटम के तौर पे, किस आइटम के तौर पर इसको रिकग्नाइज करना है। और वो आपको कहता है कि इसको प्रेजेंट कहां पर करना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट करना है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्रेजेंट करना है, या स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी प्रेजेंट करना है, या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में प्रेजेंट करना है, या नोट्स में प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है। ये अकाउंटिंग है बेटे। बस अगर आपको मालूम हो जाए कि बारिश हुई थी और बाहर गली में कितना पानी खड़ा है, तो आप उसके मुताबिक फैसला करेंगे कि मुझे गली में पानी से गुजर के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही है ना। अगर आधा आधा इंच पानी खड़ा है तो कोई मसला नहीं, ऊंची हील की जूती पहन के चले जाते हैं। और अगर गोडे गोडे पानी खड़ा है तो नहीं जाना, ठीक है। तो ये बेटे मैंने आपको तालाब की गहराई बताई है। इसका मालूम होना कम से कम जरूरी है हर स्टूडेंट को, ठीक है। प्लीज इस तरह से अकाउंटिंग पढ़नी।
इससे पहले हम जो भी करते रहे हैं, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। दुबई में जब मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी जाकर इंस्टीट्यूट बनाने की, मेरे पास पहले ही बैच में एक स्टूडेंट आया, उसकी 20वीं अटेम्प्ट थी, 20वीं अटेम्प्ट, और एक पेपर लेके बैठा हुआ था सीए फाइनल का, यानी कि 10 साल से सिर्फ एक पेपर वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा था। उसने कहा कि आप ऐसा क्या करेंगे कि मैं पास हो? मैं तो सारी जो है वो अटेम्प्ट्स दे दे के याद हो गई ये चीजें मुझे। उसकी जब नब्ज देखी तो वो याद क्या थी, सवाल हल करता था, कॉन्सेप्ट नहीं कैरी करता। उससे बस इस तरह की कॉन्सेप्ट की बातें की कि किस चीज का किसके साथ क्या रिलेशनशिप। आई कैप में कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, बाकायदा देखा जाता है कि कौन बच्चा कितना ब्लंडर कर रहा है। 1-2 नंबर से फेल होने वाले वो वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो यार। उसको जब कॉन्सेप्ट्स की बातें की, पास हो गए। आज माशाल्लाह बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी पोजीशन को एंजॉय कर। तो इस तरह की एक एग्जांपल नहीं दुबई में मैंने छोड़े, बेशुमार, क्योंकि उधर कोई पढ़ाने वाला उस वक्त मौजूद नहीं था। बेशुमार आई कैप मेंबर्स जो दुबई से उन्होंने पढ़ा, वो इसी तरह 5वीं 6वीं अटेम्प्ट लेके बैठा हुआ है। कोई बिल्कुल एक बच्चा आया था मैंने सीए करना ही नहीं है, मैंने सीए ये करना है, वो ये लेके बैठा हुआ था। तो उसको मोटिवेट किया, तुमने करना है, पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ। बेटे जान, ये मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस वक्त कुछ मेरे बरखुरदार ऐसे बैठे हुए हैं जो कि ज़हनी तौर पे जो है ना वो फैसला करके बैठे हुए हैं कि नहीं यार अब तो जो है कोई BA BSc कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं ताकि कोई रोज़गार तो मिले। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ख़ास तौर पे आप लोगों की क्लास को मैं बहुत ज़्यादा दिल से अजीज रख के आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पहली बात ये डीमोटिवेट नहीं होना, ऐसी की तैसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बड़े एहतराम के साथ हमने उनके साथ जाके बैठना, ठीक है। हमने आई कैप की और 2-3 साल के बाद जो कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें एज ए मेंबर हमने उधर जाके बैठना, ठीक है। उसके लिए बेटे जान थोड़ा सा तरीके से पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग आवारा गर्द हो, कोई आप से एक भी आवारा गर्द नहीं। आप में से अक्सर को मैं फैमिलीज के लेवल पे जानता हूं, बड़ी डिसेंट फैमिली के बच्चे हो, कोई एक भी ऐसा नहीं, बस वो पढ़ने का सलीका नहीं हाथ में आया। इधर ही फर्स्ट अटेम्प्टर भी बैठे हैं, उनसे पूछो पढ़ने का सलीका क्या। सलमान आप भी माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहे हो ना, फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा है। पढ़ने का सलीका सिर्फ और सिर्फ, कई रट्टे लगवाए हैं मैंने आप लोगों को, कभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूं और आप एग्जाम से वापस आके क्या कहते हो, सर वो जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे ना सर वो ऐसे करके सवाल, और वक्त सेव करके आप लोग बाहर निकलते हो सवाल। तो कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप करो 100% प्लीज, और एतमाद करके चलो। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं कतन धोखा देने वाला टीचर नहीं हूं, टीचर वैसे भी धोखा नहीं दे रहे होते, टीचर बड़े खलूस से पढ़ा रहे होते हैं। मैं खास तौर पे रातों को भी आपके लिए मौजूद हूं, लेकिन उस तरह पढ़ो प्लीज, ठीक है। मैं मजीद आपका इस पे वक्त इसलिए नहीं लूंगा कि आपको जरा, मैं चाह रहा हूं कि आज ये टॉपिक में कुछ कंप्लीट कर लूं। आसान सी बात है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसने अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाके शो होना है, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में, इनिशियली उसको कॉस्ट पे मेजर करते हैं और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी जो है। अब मुझे बताइए इनिशियल और सब्सिक्वेंट का क्या मतलब है। जिस दिन आपने उसे एसेट को खरीदा उसको इनिशियल मेजरमेंट कहते हैं। सब्सिक्वेंट जो पहली रिपोर्टिंग डेट है वो सब्सिक्वेंट बन गई है। पहली रिपोर्टिंग डेट भी, मसलन आपने नवंबर में एसेट खरीदा और दिसंबर में उसकी रिपोर्टिंग आ रही है तो सब्सिक्वेंट बन गई ना।
अब हर साल की दिसंबर या हर साल का रिपोर्टिंग डेट जो है सब्सिक्वेंट है, हर साल की रिपोर्टिंग डेट, तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? खरीदने के बाद, बाद अज़ां, उर्दू में बाद अज़ां। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है दो, कॉस्ट मॉडल है और रीवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल है और रीवैल्यूएशन मॉडल है। बेटे जान, कॉस्ट मॉडल वही है जो बचपन से आपने पढ़ा है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके नेट बुक वैल्यू पर हर सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट पे उसको शो करते रहो। हर सब्सिक्वेंट डेट पर एसेट को कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करते रहो, ये आपका कॉस्ट मॉडल है। इसमें इंपेयरमेंट लॉस का मैं जानबूझ के जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, बात अभी वो पढ़ी नहीं है हमने, इसलिए फिलहाल जो पढ़ा होगा वो ये आपके लिए काफी है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कॉस्ट मॉडल खत्म हो गया। अब रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एसेट जो हमने बैलेंस शीट में शो करना है, बचपन में जब खरीदा था, बचपन मतलब गुजरा हुआ कल, उस वक्त वो 2 करोड़ का था। आज जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, भले वो पहली बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो 5 करोड़ का हो गया। मैनेजमेंट कहती है कि हम 2 करोड़ का क्यों इसे शो करें, हम क्यों ना 5 करोड़ का शो करें ताकि हमारी बैलेंस शीट हेल्थी नजर आए। अब देखो, डेबिट क्रेडिट के स्टूडेंट हो ना आप जब 2 करोड़ को 3 करोड़ बनाओगे तो 5 करोड़ बनाओगे तो 3 करोड़ से उसको डेबिट करोगे ना, तो उसका क्रेडिट कहां जाएगा? वो आपके लिए गेन है, बेनिफिट है, वो क्रेडिट जाएगा आपका या तो इनकम में, कि आपको इसी साल की इनकम है, या आप उसको इक्विटी में ले जाओगे कि ये डायरेक्टली इक्विटी को इंक्रीज कर दे। ये तो काम करोगे ना। तो जब आपने 3 करोड़ से एसेट को डेबिट किया तो उसका क्रेडिट स्टैंडर्ड कहता है, IAS 16 कहता है कि आप इक्विटी में लेकर जाएं, आप इनकम में ना लेकर जाएं, यानी उसको इक्विटी का हिस्सा बनाएं। यही वो वजह है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए आपने यहां पर एक कॉलम देख लिया रीवैल्यूएशन सरप्लस का। मेरे बच्चों समझ आ गई बात कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो 3 करोड़ है इसके अंदर जो नजर आता है, जितने से एसेट को बढ़ाया होता है, इक्विटी में हम उसे शो करते हैं। इक्विटी की अंदर इंक्रीज क्रेडिट होती है और एसेट डेबिट होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट सुनो बेटे, अगला जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, रट्टा तुम्हारी मर्जी लगाना होगा लगा लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट एक मुट्ठा मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अब वो जो आपने 3 करोड़ से एसेट को बढ़ाया, पहले 2 करोड़ पर फर्ज कर लो एसेट को 10% पे डेप्रिशिएट करते, तो कितना होता? 20 लाख रुपए डेप्रिसिएशन होते हैं। अब 5 करोड़ पर जब एसेट नजर आएगा तो 50 लाख रुपए डेप्रिसिएशन होगी ना। डेप्रिसिएशन बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 20 लाख बढ़ गई। उस डेप्रिसिएशन के बढ़ने से आपके प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस के बढ़ने से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए, और जो प्रॉफिट्स कम हो गए वो कहां पर फ्लो होते हैं? रिटेन अर्निंग में। तो रिटेन अर्निंग कम हो गई, कम हो गई कितने से? 30 लाख से। अच्छा, अब मेरी अगली बात सुनो, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना गया था? 3 करोड़ का। 3 करोड़ का 10% फ्लो करा, कितना आता है? एग्जैक्टली वही 30 लाख आता है। उतने से हम कहते हैं रिटेन अर्निंग को बढ़ा दो जो कम हुई थी। तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट नेचर का है करना, उसको क्रेडिट करने में पड़ेगा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर देंगे। अब जरा इसकी तो मेरी जो गुफ्तगू है इसको अब यहाँ पर येलो ब्रैकेट में देखना है, जो येलो मैंने लगाई हुई है। अब वो 30 लाख वाली बात तो नहीं है, यहाँ पर फिगर्स कुछ हो रहा है, वो देखिएगा बहुत तवज्जो के साथ। अभी सिर्फ तवज्जो से देखते चले जाएं, ग्रैस्प करते चले, जहां पर आपको लगे कि मैं तेज बोल रहा हूं, मुझे रोकना आपकी जिम्मेदारी है और रुकना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 2 मिलियन की, 20 लाख रुपए की, 2 मिलियन की। उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बनती थी 8 लाख रुपया। 4 साल मैं उसको यूज कर चुका हूं, एक्सपायर हो चुकी है वो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं 10% 2 मिलियन को डेप्रिसिएट करूं तो कितनी डेप्रिसिएशन होती है?
2-2 लाख रुपया ना। तो अगर 4 साल इस्तेमाल कर चुका हूं तो 8 लाख। बेटे जहन को तेज चलाना है, अगर नहीं चल रहा हो तो मुझे रोक लेना है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तकल्लुफ कोई नहीं है। ठीक है, इतना भी तेज नहीं है कि आपको यार सर पता नहीं क्या ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी रुक जाऊंगा। ये 3 येलो मैंने किए हैं लाइनें, समझ में आ गई। बचपन में कितने की बिल्डिंग खरीदी थी? 2 मिलियन की। 10% डेप्रिसिएट हो रही थी। 4 साल आपने उसे डेप्रिसिएट किया, कितनी डेप्रिसिएट हो गई? 8 लाख। बाकी कितने साल रह गए उसकी जिंदगी के? 6 साल रह गए। अब वो इन 4 सालों के बाद नेट बुक वैल्यू उसकी कितनी है? 1.2 मिलियन। यहां तक ठीक बराबर ज़हन चल रहा है। अब वो बिल्डिंग जो है हमने मार्केट में देखी, उसकी वैल्यू होगी हुई है 5 मिलियन। अब हम कहते हैं कि अगर उस 5 मिलियन को बाकी के 6 सालों पे हम डिवाइड करें तो डेप्रिसिएशन बनती है 8,33,000। हमने उसको डिवैल्यू कर दिया ना 5 मिलियन पे। अब बताओ, अब यहां पे थोड़ा सा बेशक टाइम ज्यादा लेकर मुझे बताना, आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ 4 साल गुजरने के बाद? आज रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ? बिल्डिंग कितने की थी आपकी आज किताबों में? 1.2 मिलियन की, और आपने इसको रिवैल्यू कितने पे किया? 5 मिलियन पे। तो आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बेनिफिट हुआ? 3.8 मिलियन का। तो आपने क्या किया? बिल्डिंग को डेबिट करके रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया। रिवैल्यूएशन सरप्लस आपकी ओनर्स इक्विटी की आइटम है। किसकी आइटम है? इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आती है। समझ गए? तो आपने ये जो 3.8 से रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, असल में इसके पीछे अकाउंटिंग एंट्री ये है कि आपने क्या किया? बिल्डिंग को, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया, और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया। ये बिल्डिंग होने की वजह से डेप्रिसिएट हो रही है, अगर सिर्फ लैंड होती तो कभी डेप्रिसिएट ना होती। ठीक है बेटे जान? कितने से? 3.8 मिलियन से। बेटे जी ये अकाउंटिंग एंट्री हमें ठीक से समझ आ गई। अब जब बिल्डिंग 3.8 मिलियन से ज्यादा डेबिट हो गई तो बिल्डिंग के अपने लेजर अकाउंट में वो हमें नजर आ रही है कितने की? 5 मिलियन की। यानी क्या वो बिल्डिंग का अकाउंट जो है 5 मिलियन का हो गया। अब मैं फोकस आपका लेके जाता हूं इसके डेप्रिसिएशन की तरफ। हमने 5 मिलियन को अब डेप्रिसिएट करना, बाकी मानदा 6 सालों पे। देखो ना, लॉजिकल है। अब एक बिल्डिंग, एक एसेट आपका 5 मिलियन का है और उसकी बाकी जिंदगी 6 साल है, तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं ना। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करें तो डेप्रिसिएशन बनती है 8,33,000। और अगर, अब ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने रीवैल्यू ना किया होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? 2 लाख रुपया। 12 लाख को 6 पे डिवाइड करते, रिमेनिंग लाइफ उसकी 6 साल है ना, और उसकी रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी है? 12 लाख। और अगर इसको इस तरह नहीं, बचपन वाले तरीके से कर लें कि 2 मिलियन का 10% करें, तब भी तो 2 लाख की डेप्रिसिएशन बनती है ना। बचपन वाला तरीका बेशक यूज कर लो, बेशक बड़े होके जो सीखा वो तरीका यूज कर लो, बनेगी 2 लाख रुपया अगर रीवैल्यू ना किया होता। अब इस पे आपने मेहनत करनी है घर जाके, जरा थोड़ा सा इसको सॉलिड करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो 2 लाख और 8,33,000 का फर्क क्या? 6,33,000 आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, जिसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट फॉर द ईयर कम हो गया, जिसकी वजह से वो जब गया रिटेन अर्निंग में तो रिटेन अर्निंग भी कम हो गई। अब उस रिटेन अर्निंग को बराबर करने के लिए हम ये वाली अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम करके रिटेन अर्निंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटे जान? हम कह रहे हैं कि ये जो कम हुआ है किसकी वजह से हुआ है? रीवैल्यू होने की वजह से हुआ है। लिहाजा रीवैल्यूएशन सरप्लस में से 6,33,000 को
निकालो। अब रीवैल्यूएशन मैंने आपको कहा, मेरे अल्फाज दोबारा गौर से, रीवैल्यूएशन सरप्लस किस फैमिली की आइटम है? ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी की जात क्रेडिट है, लिहाजा उसमें जब भी इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज करना तो डेबिट करना है। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस को डिक्रीज करना है तो डेबिट करना है, और दूसरी तरफ किस में लेकर जा रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग में, वो भी किस फैमिली की? ऑनर्स इक्विटी की। उसमें इजाफा करना तो उसको क्रेडिट करना है। तो बेटे जी ये डेबिट क्रेडिट समझ आ गया हमें? ठीक है शहरयार, आपको समझ आ गया बेटे? सर रिपीट करिए बेटे जान, ये क्रेडिट ग्रुप है ना सर। रिटेन अर्निंग में कैसे जाएगी? इनकम तो नहीं बन रही हमारी, ये ना प्रॉफिट है। इनकम नहीं बन रही, हम कंपनसेट कर रहे हैं जितना हमने प्रॉफिट को कम रिकॉग्नाइज किया। हमने प्रॉफिट गिरा दिया ना डेप्रिसिएशन के बढ़ने की। देखो मेरी उस तकरीर पे आपने तवज्जो नहीं की। डेप्रिसिएशन के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट गिर गए। अब प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए हम रिटेन अर्निंग को दोबारा से अब क्रेडिट करेंगे तो हमारे रिटेन प्रॉफिट्स, रिटेन अर्निंग क्या है? जो प्रॉफिट्स का मजमुआ है इकट्ठे जहां पे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है शाहरियार? जी सर। तो ये इसलिए बेटे जान रिटेन अर्निंग्स हमारी क्रेडिट हो रही है क्योंकि अब हमने प्रॉफिट्स को बढ़ाना। कितने से? हमारी एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपेंस बढ़ गए थे ना, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गए थे ना, अब उन प्रॉफिट को बढ़ा दिया। सही सर। ठीक है बेटे, और उधर से रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करने के लिए उसको डेबिट कर दिया। ये है बेटे बुनियादी वो चीज जिसको हम करते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये जो मैंने यहाँ पर मैं येलो फ्रेम कर रहा हूँ, एक तो ये तरीका है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, दो डेप्रिसिएशन। अगर रीवैल्यू करते क्या डेप्रिसिएशन होती है, अगर रीवैल्यू ना करते क्या डेप्रिसिएशन, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो उठा लो। या दूसरा आसान तरीन मैं आपको बताने लगा हूं, जो ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन के तौर पे मैंने ये लिखा है, जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दो, एग्जैक्टली वही 6,33,000 आएगा जो आपने अकाउंटिंग एंट्री में लिखना है। अब ये अकाउंटिंग एंट्री मैंने ये भी येलो हाईलाइट कर दिया आपको। अब ये 3 येलो बॉक्सेस छोटे बने हैं, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सेस डेप्रिसिएशन का। अब देखो, अब इसको हमने करना कैसे, रिकॉर्ड है। अब ये देख लीजिए, आप यहां पर अब आपने क्या किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम करना था, कम कर दिया, रिटेन अर्निंग को बढ़ाना था, बढ़ा दिया। टोटल इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। किसके लिए? एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए। वो डेबिट एंड क्रेडिट था, ये प्रेजेंटेशन है। पता चल गया? डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं रिकॉग्निशन को, वो रिकॉग्निशन थी, ये प्रेजेंटेशन है। और आईएफआरएस में हम ये चीजें पढ़ते हैं, 4 बुनियादी चीजें आईएफआरएस में पढ़ते हैं, लिख लो अगर नहीं पहले पता तो। हम आईएफआरएस में पढ़ते हैं रिकॉग्निशन, हम आईएफआरएस में पढ़ते हैं मेजरमेंट, हम आईएफआरएस में पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। प्लीज ये चारों बातें लिख लो, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन का मतलब क्या? करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना। मेजरमेंट का मतलब क्या है? वो जो इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कि कॉस्ट पे करना है कि रीवैल्यू पे करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कहां पर दिखाना है इसको, कहां पर इसको शो करना है। और डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? वो जो नोट्स अभी आपने पढ़ने आए 16 में इसके कि रीवैल्यूएशन के वक्त क्या क्या चीजें डिस्क्लोज की जाती हैं। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिए उनको पता है वो नोट्स रीवैल्यूएशन सरप्लस के क्या है। ठीक है बेटे जान, वो हमें आए 16 में पढ़ना। ये 4 बातें तकरीबन हर स्टैंडर्ड में आपने पढ़नी है। जरा रिपीट कर दो, क्या मैंने बोली है 4 बातें? ठीक है बेटे जी, समझ आया? गुड। अच्छा जी, अगली बात मैं आपको मजीद एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को रिलैक्स कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहूंगा कि जी आप खुद से भी किताब पढ़ लें। कल मैं प्रेफरेंस शेयर से मुतल्लक डिटेल से बातें करूंगा। कल मैं 3 बातें डिटेल से करूंगा। एक प्रेफरेंस शेयर की बात करूंगा, नोट कर लो।
एक इंटरम डिविडेंड को डिटेल से डिस्कस करूंगा और एक फाइनल डिविडेंड को डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन इस दौरान में आपने आज पूरी जिम्मेदारी का सबूत देना है और आपने अपने तौर पर टकरे मार के ICAP की किताब में से देखना है कि इसके बारे में क्वेश्चंस क्या कहते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। प्लीज जरा मेरे तरीके पर आ जाओ, फिर देखो कि चैप्टर पे चैप्टर खत्म होंगे और टेस्ट पे टेस्ट हम देंगे, इंशाल्लाह पास, इंशाल्लाह पास। ठीक है, आज का घर का काम आपका क्या है? एक तो ये क्वेश्चन मैं आपको देने लगा हूं, इस क्वेश्चन को आपने करना है। किधर गया भाई, आपको के लिए मैंने ये निकाला था, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटे, सॉल्यूशन नीचे हुआ होगा इसका, आपने सॉल्यूशन देखना है और फिर सॉल्व करना है, या आपने पहले सॉल्व करना है फिर सॉल्यूशन देखना है। ये आपके ईमान पे छोड़ देता हूं मैं, इस पे रिलैक्स हूं, लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व करना और किताब पढ़नी है। आज कोई 2-3 घंटे का होमवर्क है, ये 2-3 घंटे का, कम से कम 3 घंटे का होमवर्क है, करना है। और ये आज अगर आप काम कर लेते हैं तो बेटे जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मुश्किल से मुश्किल सवाल भी एग्जामिनर देते हैं, हम आसानी से पास कर लेंगे। मुझे 100% मार्क्स की अब आपके साथ कोई बात नहीं करनी, मुझे तो आपको 80-90% भी नंबर मिल जाते हैं तो मैं कहता हूं पास है। ठीक है, तो वो बेटे जान आपने काम करना, ठीक है। और कल मैंने आपको क्या काम करवाना है? अच्छा, इधर मैंने ये भी और एग्जांपल भी आपके लिए दी है, ये भी आप अपने होमवर्क में लो, ये राइट्स इशू से मुताल्लिक बात है। ठीक है, तो कल की जो, अच्छा ये बाय द वे ये आज मैंने अभी आपसे बात की थी, यहाँ पर मैंने लिखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये IFRS हमें जो बातें कहता है वो मैंने आज आपसे जो बात की वो यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इसको आपने करना है। और होमवर्क में आपके मजीद क्या शामिल है बता दें जरा, क्या करना था जी आज घर जाके आपने? रीडिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का चैप्टर 2 नंबर भी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है आपने? 2 क्वेश्चंस जो इस शीट पर है। ठीक है, तीसरा काम आपने क्या करना है? आपने प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में देखना है कि क्या ट्रीटमेंट है, और इंटरम डिविडेंड के बारे में क्या ट्रीटमेंट है, और फाइनल डिविडेंड। अब इंटरम फाइनल जो है ये इक्विटी डिविडेंड होते हैं, वो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये इक्विटी डिविडेंड है। ये बातें बेटे जान आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने पढ़ना है। और कल इंशाअल्लाह ताला मैं इस पे मजीद बातचीत करूंगा, और उसके बाद परसों से ऑनवर्ड्स 2 दिन कम से कम इसका टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे जी, अल्लाह हाफिज।